नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के पांचवें सप्ताह के 24वें उस व्याख्यान में, जिसमें हम बादल राग 6 के दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे। और इस 24वें व्याख्यान में 23 के आगे का जो भाग मैंने आपसे कहा भी था मित्रों कि हम दो भाग में इसको बांट के पढ़ेंगे। तो दूसरे भाग में हम बादल राग कविता के उन कंटेंट को जिनको वन से जहां हमने छोड़ा था, ये उसी का विस्तार है। जब मैं कह रहा हूं तो आपको मैंने वहां बताया था कि निराला की एक जो क्रांतिक चेतना, मानवता के प्रति जो संवेदना और समाज के शोषित वर्गों के लिए उनका जो दुख सुख का चरम है, और जो दुख सुख का चरम है, स्वाभाविक है कि निराला एक भावनात्मक चित्रण भी इस कविता में प्रस्तुत करते हैं। और यह जो भावनात्मक चित्रण है, यह कविता जो विप्लव के विचार को न केवल सामाजिक राजनीतिक अर्थों में बल्कि एक अंतर यात्रा के रूप में भी रूपायित करते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कालजयी कविता बादल राग मात्र प्रकृति चित्रण न होकर वर्ग संघर्ष और सामाजिक क्रांति का एक विराट घोषणा पत्र है। मित्र, मैं सब इसलिए बता दे रहा हूं, हमने भाग 1 में सब बात किया था, लेकिन जब रिकैप हम करते हैं तो थोड़ा पिछला भी जानना जरूरी है। जब कोई धारावाहिक देखते हैं तो आता है रिकैप कि पिछले में क्या हुआ, मोटी मोटी बातें। तो मैंने वही बात आपके सम्मुख रखी। आप हमारे सजग विद्यार्थी हैं, ऊर्जावान हैं, लवरेज हैं, तो आपसे ज्यादा नहीं कहना, बस मैंने उसको कनेक्ट किया कि क्या क्या बात हमने पार्ट 1 में की थी। मित्रों, अब इस दूसरे पार्ट में इसी से हम आगे बढ़ते हैं। ये जो कविता का अंश है, जिस कविता को हम कह सकते हैं कि यहां पूंजी व्यवस्था पर एक तीखा प्रहार है, शोषित वर्ग कृषक की एक दारुण जो अवस्था है उसका एक मार्मिक चित्रण है, एक विप्लव की क्रांति और एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में आवाहन है। निराला जब ये सब बात करते हैं तो मित्र थोड़ा ठहर के हम जब सोचते हैं, ख्याल करिएगा, कभी कभी बादल की जो भूमिका होती है किसान के जीवन में, वो एक दोहरी भूमिका में भी होती है। फसल पकी हो और बारिश झमाझम हो जाए तो किसान के हृदय पर क्या बीतेगा किसान ही जानेगा। किसान ने किया है, कल हम हार्वेस्टर से धान या गेहूं कटवाएंगे, पता चले भगवान ने रात ही में झमाझम ऐसी बारिश की कि धान पूरा नीचे गिर गया, लथपथ हो गया। जो उसने सपना देखा था किसान ने कि धान की फसल इतनी अच्छी है और अब नवंबर के महीने में तो बारिश होगी नहीं, अक्टूबर में तो होगी नहीं, तो एक अच्छा सीजन है, धान कटेगा। लेकिन मित्रों, एक क्षण के बाद एकाएक बारिश होती है, धान की फसल जो किसान का सपना था वो टूट जाता है। एक स्थिति वह होती है जब किसान धरती से आसमान की तरफ देखता है, अब बारिश होगी क्या। आपने देखा होगा कई सूखे के समय कई ऐसे चित्र आते हैं जब किसान बादल को, आसमान को देखता है, उस समय चाहता है बारिश हो। किसान एक समय चाहता है कि अब बारिश ना हो, लेकिन उस समय होता है उसके सारे सपने को धूसरित कर देता है। मित्रों, यह जो जीवन का चढ़ाव और उतार है निराला के कविता का, यही मूल भाव है। मैंने पहले पार्ट में भी इस बात को कहा था, लेकिन यहां थोड़ी सी उस बात को मैं विस्तार दूंगा कि किस प्रकार एक ही है बादल, लेकिन उसके रोल दो हैं। एक समय हमारी उम्मीद है बादल, एक समय हमारे उम्मीदों का अंत है बादल। जब ये मैं बात कह रहा हूं तो ख्याल करिएगा कि बादल एक विनाशकारी परंतु एक पुनर्जन्म के या जो पुनर्जननकारी भी जो शक्ति है उस तत्व के रूप में लिखते हैं। मैंने जो आपसे कहा ना कि एक बार वो तो जन्म चाहता है, बारिश अच्छी होगी, फसल अच्छा होगा, लेकिन एक तरफ ऐसा होता है कि फसल ही पूरा बादल ले जाता है, तो क्या हुआ, वह विनाशकारी है। यही इस अंतिम खंड में देख सकते हैं, इस बादल राग कविता के 2 में, कि एक जनजीवन, एक किसान की जो करुण गाथा से जुड़ जाता है। यहां बादल अब केवल
प्रकृति का अंग नहीं बल्कि समाज का, जो कह सकते हैं कि न्याय, एक जीवन ऊर्जा का भी प्रतीक बनता है। यह खंड निराला के प्रगतिवादी दर्शन और जो मानवतावादी दृष्टिकोण और जो काव्य की शिल्प की जो ओजस्विता है उसको भी एक समझने का यह मूल आधार है। मित्रों, कविता के केंद्रीय विषय में अगर हम देखें तो केंद्रीय विषय पूंजीवाद बनाम क्रांति है। अब अगर कुछ कविता के अंशों को देखें जिसका मूल विषय जो भारतीय समाज में जो व्याप्त आर्थिक विषमता, उसके फलस्वरूप होने वाले जो क्रांति की अपरिहार्यता है, कवि समाज को दो स्पष्ट ध्रुवों में बांटता है। पहला है पूंजीपति, जो शोषक वर्ग है, जो अट्टालिका में रहता है पर क्रांति के भय से आतंक अंक पर कांप रहा है। दूसरा है शोषित, जो उत्पीड़ित वर्ग है, जिसका प्रतिनिधित्व जो कविता में लिखते हैं कि क्षुद्र, प्रफुल्ल, जलज और कृषक अधीर करते हैं, जो गरीबी और अभाव में भी आशावान हैं, जो क्रांति का स्वागत करते हैं। निराला यहां स्थापित करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का आधार न्याय पर टिका होना चाहिए, न कि शोषण पर। मित्रों, यह लाइन मैं फिर से आपके सामने कोट कर रहा हूं कि किसी भी सामाजिक जो ढांचा है वह न्याय पर होना चाहिए, शोषण पर नहीं होना चाहिए, डरा धमका के नहीं होना चाहिए। उसे हमारा समाज चरमराता है और हम तो समाज को समरस बनाने की बात करते हैं। आज जब मैं बात आपसे कह रहा हूं तो समाज में जो पंच परिवर्तन है, यह पंच परिवर्तन भी समरस समाज की बात करता है। यह पंच परिवर्तन जो आज के समय की एक मूल अवधारणा बन चुका है जन जन में, और यह जो पंच परिवर्तन का स्वरूप है, भाव है, यह भाव कैसे आएगा? जब तक समाज में न्याय नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसलिए न्याय आधारित उस व्यवस्था के लिए कहीं न कहीं आपको शोषण को बहुत दूर करना होगा और समाज को समरस बनाना होगा। जब यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण हो जाती है तो क्रांति, तब बादल का विप्लव से शुद्ध करने का अंतिम साधन है। मित्रों, इस लाइन को थोड़ा और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से देखिए। कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर कभी कोई महापुरुषों के मूर्तियों के पास उसको साफ करने नहीं जाता, लेकिन जब बादल बरसता है तो ये महापुरुषों की मूर्तियों को एकदम चमका देता है। अभी क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जो हमको, मैंने जो कहा भी कि अन्यायपूर्ण, हमको जाके साफ करना चाहिए। वो जो महापुरुष हमारे जीवन के पुरखे पुरनीय हैं, जिन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए कि जो आज हम समाज में रहने लायक हैं, लेकिन जब कोई नहीं करता तो वह क्रांति कौन करता है? बादल करता है। अब बादल जब करता है तो वह पूरे उस मूर्ति को साफ सुथरा बना देता है, चमका देता है, और वह एक ऐसी क्रांति लाता है जो हमको करना चाहिए, हम नहीं करते, वह कार्य बादल करता है। मित्रों, जो मैं गहन विश्लेषण की चर्चा आपसे कर रहा हूं, इसमें जो प्रतीकात्मकता है, अगर उन अंशों को देखें तो आप देखेंगे निराला के, मैं उन अंशों को, उस कविता के अंशों को आपके सामने रख रहा हूं जो उन्होंने लिखा है। अट्टालिका नहीं, आतंक भवन। यह कविता की सबसे प्रखर और प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है। अट्टालिका मतलब ऊंचे भवन। ये पूंजीपतियों के वैभव और सत्ता और शोषण के प्रतीक है। और उस आतंक भवन में कभी इन भवनों को केवल निवास स्थान नहीं मानता, बल्कि गरीबों के मन में जो भय उत्पन्न करने वाली संरचना है उस रूप में देखता है। इन महलों का निर्माण ही शोषितों के श्रम और अधिकारों पर दमन हुआ, इसलिए अस्तित्व से ही आतंक का भाव पैदा करते हैं। और जो जल विप्लव है ना, जो पंख जलज का दर्शन, यह पंक्ति
क्रांति के परिणाम उसके जो लाभार्थियों का दार्शनिक तर्क प्रस्तुत करती है। आप देख सकते हो कविता में, फिर आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं पूरा। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। पंख मतलब कीचड़, जल विप्लव प्लावन मतलब बाढ़। पंख जो समाज के जो शोषित निम्न और उपेक्षित वर्ग का प्रतीक है, जल विप्लव जो बाढ़ रूपी क्रांति जब आती है तो केवल पंख पर ही अपना प्रभाव डालती, अर्थात क्रांति की जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो निम्न वर्ग से ही शुरू होती है। और जो क्षुद्र प्रफुल्ल जलद, अगर जो छोटा खिला हुआ कमल या कमल जो है वो कीचड़ पंख से में खिलता है। और ये जो प्रतीक है ये शोषित वर्ग की पवित्रता, आशा और अपरिवर्तनीय जो आस्था का प्रतीक है। मतलब जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त रहता है, वैसे जो निम्न वर्ग है वो शोषण में रहकर भी अपनी मानवीयता और आशा को बनाए रखता है। और क्रांति जो कह सकते हैं, जो क्रांति नीर का स्पर्श पाकर वह प्रफुल्लित हो जाता है। मित्रों, लाइनें थोड़ा ठहर कर सोचने की बात है। कमल अनेक उन्हीं परिस्थितियों में, कीचड़ हो चाहे जल हो, वो खड़ा रहता है, घबराता नहीं है। और उन सारे परिस्थितियों को सहते हुए वह कमल चमकता रहता है। मित्रों, यही बात निराला ने कही कि किस प्रकार जीवन हमारा अगर संकटों में भी है तो जीवन को हमको जीना है। और जब वो कहते हैं कि शैशव का सुकुमार शरीर, यह निर्धनता में भी जीवन की जो नैसर्गिक शक्ति है, जो नैराश्य पर आशा के विजय का प्रतीक है, जो रोग और शोक निर्धनता जनित कष्ट के बावजूद शैशव का हंसना, यह बताता है कि जीवन का मूल स्रोत उसकी जो उत्फुल्लता है वह निम्न वर्ग में ही शेष है। मित्रों, अगर इसका थोड़ा सा रुक कर व्यापक पैमाने पर चिंतन करें तो एक बड़ी देशज कहावत है कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। उससे अधिक फैलाएंगे तो कष्ट होगा, ठंड लगेगी। पड़ोसी के घर में 22 इंच की टीवी है, 42 इंच की टीवी है, आपके घर में 22 इंच की टीवी है, आप चाहें कि हमारे घर में 42 इंच की टीवी हो, तो कहीं न कहीं आर्थिक विपन्नता का शिकार तो आपको होना पड़ेगा। खरीद सकते हैं लेकिन आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। निराला यही कहते हैं कि नैराश्य पे जो आशा का जो विजय का प्रतीक है ना, वही जीवन का मूल स्रोत है। जीवन को आप कठिन परिस्थितियों में जब जीते हैं तो आप अपने को मजबूत बनाते हैं। अब निराला जब यह बात कहते हैं साथियों, तो इसका दूरगामी परिणाम है। ऐसा नहीं कि इस कविता में निराला कहीं तमतमाते नहीं है। जब वो कहते हैं कि रुद्र कोश और क्षुब्ध तोष, मतलब जो धनी वर्ग का भय, इस खंड में जो धनी वर्ग की आंतरिक स्थिति का वो जब चित्रण करते हैं तो उस लाइन, कविता की वह लाइन हमारे दिमाग में कौंध जाती है कि रुद्र कोश है, क्षुब्ध तोष है, अंगना अंग में लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं धनी ब्रज गर्जन से बादल। अब ये जो रुद्र कोश है, जो बंद खजाना है, ये धनियों के लिए संचित है। जो धनी वर्ग है
जो जमा किए गए हैं, जो और धन आया कहां से? शोषित वर्ग से आया। जो धन का प्रतीक है, जिसे वे क्रांति के भय से खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और जो क्षुब्ध तोष है, जो असंतोषजनक स्थितियां हैं, उसके पास धन है, सुख है, सुविधाएं हैं, लेकिन मित्रों क्षुब्ध भी है। वो क्यों क्षुब्ध है? क्योंकि उसका मन मस्तिष्क अशांत है। यह उनकी असुरक्षा की भावना को दिखाता है। और यह जो सुख है ना, यह अस्थिर है, और इस क्रांति के आहट से वो बदल रहा है, टूट रहा है। इसीलिए निराला लिखते हैं, आतंक अंक पर कांपना। अर्थात जो धनिक है, जो अपनी पत्नी को के सोचता है कि उसको भी हमको कुछ ना देना पड़े, देंगे तो हमारा पैसा खर्च होगा, पैसा रखा है, लेकिन वह आतंकित है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। अर्थात वह स्वयं को भय की गोद में पाता है। निराला यह दर्शाते हैं कि जो शोषण पर टिकी सत्ता हमेशा भयभीत होती है। जो ब्रज गर्जन है, उसके लिए सृजन नहीं है, बल्कि वह विनाश की अंतिम चेतावनी है। मित्रों, जब मैं आपसे बात कह रहा हूं तो ख्याल करिएगा, जो विनाश की चेतावनी है, वह विनाश की चेतावनी निराला उन वर्गों को देते हैं जो वर्ग अपन शोषित जो वर्ग हैं, उनको दिन रात शोषण करने में लगे हुए हैं। निराला के यह भाव कि किस प्रकार आप अगर किसी का दमन करेंगे, विनाश करेंगे, तो वह विनाश एक दिन आपको भी लील जाएगा, छोड़ेगा नहीं। और यह जब बात कहते हैं तो निराला अपने युग के कितने बड़े कवि हैं। उन्होंने गांव के उस किसान को लिया जो हमारे देश का दाता है। भारत किसानों का देश है, तो स्वाभाविक है कि उसके मूल में किसान है। कृषक का जब आवाहन करते हैं तो ये कृषक का आवाहन जो है क्रांति का आधार है। मतलब कविता का जो एक मार्मिक चित्रण या शक्तिशाली जो आवाहन है, उसके केंद्र में किसान है, कृषक है। और यहीं से निराला सामाजिक क्रांति की बात करते हैं। और मित्रों, क्रांति की जब निराला बात करते हैं तो स्वाभाविक है वो वहां जाते हैं जहां मूल है। और जब मूल है तो दो लाइनें कविता की मैं समझता हूं मित्रों आपको भी याद होगी, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जीर्ण भाव है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार। किसान का जो स्वरूप है, किसान के शरीर में कुछ नहीं मित्रों, वह जीर्ण और शीर्ण है, वह हाड़ मात्र का उसका शरीर है। फिर भी वह अपने निर्धनता को, अपने भूखमरी को, शोषण को, वह बेचारा किसी से कहता नहीं, उसको छुपा ले जाता है और पूरे परिवार का वह पालन पोषण करता है। और जब मैं आपसे बात कह रहा हूं तो ख्याल करिएगा, तुलसी ने भी एक बात कही है इस संदर्भ में कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। यही काम तो किसान भी करता है। और यह जो हाड़ मात्रा है, निराला जब इसको कहते हैं तो यह बताते हैं कि उसके जो शरीर का जो सार था, जो शरीर में उसे कुछ बचा था, वह तो बेचारा किसानी जीवन में लगा दिया। अर्थात जो एक प्रगतिशीलता कह सकते हैं कि प्रगतिशीलता का जो यथार्थवाद है, वह यथार्थवाद एक सच है। आज भी जब मैं भी आपसे कुछ देर पहले कह रहा था कि किसान किस प्रकार आज भी अपने फसल को देखकर ही वह उसका मन लहलाता है, और कितने वह कल्पना सृजन कर लेता है कि इस बार फसल होगी ना तो बेटी का विवाह करेंगे, अपने स्त्री को कुछ खरीद के देंगे, अपने बेटे को यह देंगे, कितनी कल्पना कर लेता है किसान। लेकिन ब्रजपात मित्रों तब होता है ना जब उसकी फसल उसके घर न आ पाए, और जब तक घर में न आ पाए अच्छी फसल का कोई निहितार्थ नहीं है। अर्थात जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उस बेचारे किसान की तो चरमरा जाती है।
और जो चरमरा जाती है उसको फिर खड़ा होना पड़ता है, लेकिन उसके खड़े होने के लिए फिर से अपने को खड़ा करना पड़ता है, उसके फिर से उस अंदर की जिजीसा को जगाना पड़ता है जो कि उस मौसम की मार में वो बेचारा टूट गया है। निराला आशा में, उस निराशा में आशा की किरण को लेकर उपस्थित होते हैं और ये जगाए रखते हैं किस प्रकार वह किसान अपने अधीरता को, अपने उस दुख को भी वह छिपा ले जाता है कि अगला पल अच्छा होगा, अगला पल उसका अच्छा होगा। लेकिन अगला पल के अच्छा होने के लिए उसको फिर से अपने को तैयार करना पड़ता है। यह कोई ऐसा नहीं मुहावरा है कि ऑल इज वेल। ऑल इज वेल कहना आसान है, जीवन में उतारना मुश्किल है मित्रों। यह किसान की जो व्यथा है, वह व्यथा बेचारा वही जानता है जब अपने जीवन में इन संकटों को वह देखता है तो उसके सारे सपने धूल धूसरित हो जाते हैं। और जब यह बात मैं आपसे कह रहा हूं तो ख्याल करिएगा, जब निराला कहते हे विप्लव के वीर, मतलब बादल को, तो एक कृषक का एक क्रांति को सीधा उसको जोड़ के देखते हैं और अधीर मतलब उत्सुक है, आवाहन करते हैं। कृषक की जो दुर्बलता है उसके सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, क्योंकि उस किसान के पास कुछ खोने का भय नहीं है मित्रों, केवल पाने की आकांक्षा है। अब खोने का भय नहीं है, जो कुछ मिलेगा मिलेगा। हम भी यही कहते हैं ना, देखते हैं अब तो मेरे पास कुछ रह नहीं गया है, जो मिलेगा प्लस ही होगा, माइनस तो सब हो चुका है। मित्रों, यह जो जीवन का पारावार है ना, यह जो संबोधन है बादल के द्वारा, यह बादल हमारे जीवन में सरसता को भी लेकर आते हैं। और कृषक के लिए जो क्रांति नहीं, जो विनाश है, बल्कि जीवन का पारावार, जीवन का पारावार से मतलब जो जीवन का समुद्र है, उसे पुनर्जीवन, शोषण, एक प्रकार का उसको पोषण, एक प्रकार की मुक्ति, यह स्पष्ट करते हैं निराला कि जो क्रांति शोषण के लिए विनाश है, किंतु शोषित के लिए जीवन का अंतिम विकल्प है। मित्रों, जब मैं आपसे बात कह रहा हूं तो स्वाभाविक है कि हमारे जीवन के मूल में जो एक आशा है, वह जो आशा भले हमारे कल्पनातीत है, लेकिन किस प्रकार एक कवि उस आशा का संचार करता है कि नहीं, अभी कुछ भी हमारे जीवन में खोया नहीं है, बल्कि पा लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और जब ये बात कहते हैं तो स्वाभाविक है निराला उस कविता के माध्यम से उस जन में प्रासंगिकता का बीज बोते हैं, जो हार गए हैं जीवन को, जो जीवन से लगता है कि उनके लिए जीवन अब बेकार है। अब मित्रों, मैंने शुरुआती दौर में कहा कि मैंने एक कविता क्यों चुनी। मैंने एक कविता इसलिए चुनी कि जो आज का हमारा युवा वर्ग है, वह युवा वर्ग आज रास्ते से भटकाव की स्थिति पर भी है। वह युवा चाहता है कि शॉर्टकट फार्मूले से हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए, मेहनत न करना पड़े। युवाओं को लगता है कि जैसे स्विगी जोमेटो उसके घर तक आग पहुंचा, अब कोई उसको भी खाना उसके मुंह में खिला देता। निराला यहां प्रश्न लगाते हैं कि संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं जीवन में और आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो स्वाभाविक है आप अकर्मण्य होने से आपको कोई बचा नहीं सकता। अभी तो हमारा तो दर्शन ही है ना, गीता को सब लोगों ने पढ़ा सुना होगा, हमारे दर्शन में ही तो निहित है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो हमारी तो थाती है कर्म करना है। लेकिन मित्रों, आज की पीढ़ी कर्म से भाग रही है, मोबाइल के करीब जा रही है। तो स्वाभाविक है आपके जीवन में भी जो पारावार, जो शब्द निराला ने प्रयोग किया, वह जीवन का पारावार तो उथल पुथल होगा ना। वो समुद्री लहरें जब आती हैं तो क्या करती हैं, तोड़फोड़ विनाश करेंगी। तो अगर आप अपने मार्ग से च्युत होंगे, भटकेंगे, तो आपके जीवन का स्वरूप भी तो बदलेगा ना। इसलिए यह कविता युवाओं में नवजीवन की भी कविता है, युवाओं में नवबोध कराने की कविता है। यह कविता आज के हमारे जीवन में उथल पुथल होते हुए सारे अवयव जो है, उन अवयवों को एक जगह इकट्ठा करने की बात करते हैं। यही बात तो जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में की है ना,
कि जब सारी मानवता एक जगह हो जाए तो फिर वह मानवता विजय होने से कौन रोक सकता है। मित्रों, इतनी बात मैं जब कह रहा हूं तो स्वाभाविक है, मैं बार बार बच्चों से कहता हूं, क्लासों में कहता हूं कि कविता वही अच्छी है जो जन मतलब पाठकों के अंदर संचार करे। आप कविता बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन उसका अगर संप्रेषण पाठकों तक नहीं है तो आप कविता अच्छा लिखते रहिए, कवि अच्छे होते रहिए, कोई फर्क नहीं। अब मित्रों, उसका जो सबसे सीधा संबंध है भाषा से, आपके काव्य शैली से। आप शर्ट पैंट बहुत अच्छा पहनते हैं, लेकिन क्या पैंट को शर्ट के स्थान पर पहन सकते हैं क्या? या पैंट को जब शर्ट के स्थान पर नहीं पहन सकते तो शर्ट को पैंट के स्थान पर नहीं पहन सकते। मित्रों, कुछ ऐसा ही भाव निराला कविता है उन भाषा छंदों को देखकर, जब वे उस क्रांतिकारी तथ्य को या तथ्य को हमारे सामने लेकर उपस्थित होते हैं, तो जो निराला की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ओज गोड़ की प्रधानता। कविता में वीर और रौद्र और रस का जो सम्मिश्रण करते हैं और शब्दावली में जो ओज गुण लाते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, आतंक, भवन, ब्रज, गर्जन, जल, विप्लव, ये जो शब्द है ये उस आवाहन को और प्रभावी बनाते हैं। एक तरफ उनके कविता का जो व्यंग है, उस व्यंग में जो विरोधाभास है कि अट्टालिका जो वहां सुख का प्रतीक है एक तरफ, लेकिन विरोधाभास है वो आतंक भवन है, भय का प्रतीक है। और एक तरफ जो लिखते हैं कि रुद्र कोश मतलब संपन्नता, फिर कहते हैं क्षुब्ध तोष, असंतोष, राग द्वेष मतलब वे दुख की तरफ ले जाते हैं, फिर एक तरफ कहते हैं हंसता शैशव मतलब सुख की बात करते हैं। ये जो विरोधाभास है यह सामाजिक यथार्थ के द्वंद्व को उजागर करता है। और जब वो व्यंग करते हैं तो यह व्यंग सीधे उन वर्गों पर है, धनी वर्गों पर है, धनाढ्य समुदाय पर है, जिनके लिए अपने लिए ही जीवन है, अपने परिवार के लिए जीवन है। उनका जीवन समाज के लिए नहीं है, किसी गरीब दुखिए के लिए नहीं है। अर्थात जब मैं अभी आपसे मित्रों कह रहा था कि पंच परिवर्तन ही हमारे जीवन में समाज में परिवर्तन लाएगा, तो पंच परिवर्तन में एक जो परिवर्तन है वो है स्व का बोध। मतलब हम स्वदेशी कैसे हों, स्वदेशी होंगे तो हम दुख सुख भी समझेंगे। अर्थात निराला इस कविता में उस बोध को भी लेकर आते हैं कि सिर्फ हमारा ही दुख बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारी तो पूरी परंपरा ही है। वह परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, इसलिए तो हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, हम परिवार मानते हैं। निराला इस बात को इस कविता में बताते हैं कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, और वो धनाढ्य वर्ग है, अपने लिए, पत्नी के लिए, बेटे के लिए, उसका कैसे उत्तम विकास हो दिन रात यही सोचता है। निराला इस पर भी प्रहार करते हैं। मित्रों, जब ये कुछ बिंबों के द्वारा, अलंकारों के द्वारा जब ये कविता में उतरते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कविता अब बोल पड़ेगी। मतलब ये बिंब ऐसे हैं जैसे जब वो कहते हैं कि जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर, तो वह लगता है कि शरीर का स्ट्रक्चर हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। फिर जब कहते हैं कि त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, मतलब जो डरपोक लोग हैं वो अपने मुखों को ढक रहे हैं, तो कई सीन हमारे सामने ऐसा लगता है क्रिएट हो गया। और कहीं न कहीं जो निष्कर्ष के रूप में अंतिम में आपसे बात करें तो जो निराला का जो एक मानवतावाद का संदेश है, एक जो क्रांति का दर्शन कराते हैं, यह बादलवाद के आप उस अंशों में भी देख सकते हैं जब छायावाद की जो कोमल काया से निकालकर वे प्रगतिवाद के कठोर यथार्थ पर ले जाते हैं। अर्थात जब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कठोर यथार्थ है, यह यथार्थ एक प्रकार का जो सामाजिक विषमता, उस पर भी निराला हमको सोचने के लिए कहते हैं। पूंजीपति जो वर्ग है वहां भी ले जाते हैं, और जो मुक्ति का एक मार्ग है वहां भी निराला अपनी कविता के माध्यम से जो विप्लव क्रांति है उसकी बात करते हैं। और यह हम कह सकते हैं कि यह कविता जो है हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी मानवतावाद का शंखनाद करती है, जहां कवि बादल के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की कामना करता है। और यह जो परिवर्तन की कामना है, यह शोषण को समाप्त कर जीवन के वास्तविक सार को, जो क्षुद्र
और पंख में निहित मानता है। अर्थात जब मैं आपसे बात कह रहा हूं तो ख्याल करिएगा, यह कविता उन तमाम जो हमारी सामाजिक विडंबनाएं हैं, जो समाज में उथल पुथल है, उस तरफ भी हमको सोचने के लिए मजबूर करती है। और यह इस अंश में निराला ने उन ऊंच नीच, जो जात पात, उन सारे बिंदुओं को ऊपर लेकर उपस्थित होते हैं। और यहीं से कहा जाए कि प्रगतिवाद की सोच है या प्रगतिवाद का एक ढांचा हमारे सामने वे उपस्थित करते हैं। निराला उसमें उस जनजीवन को भी लेकर उपस्थित होते हैं कि हमारा जनजीवन अगर अच्छा है तो दूसरे का भी जनजीवन अच्छा कैसे हो। अर्थात उन सारे जो एक परंपरागत कह सकते हैं परिस्थितियों से उत्पन्न उन सारे कठिनाइयों को कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, निराला उधर भी हमको ध्यान आकृष्ट कराते हैं। मित्रों, आज हम लोगों ने बादल राग 1 और बादल राग 2, जो बादल राग 6 खंड है, उसके 6वें खंड की हम लोगों ने आपसे बातचीत किया। मैं समझता हूं कि किसी कविता को पढ़ें तो स्वाभाविक है उस कविता की जो स्थिति जब वह लेखक लिख रहा है उस समय क्या है, और उस कविता की स्थिति आज क्या है, आज के समाज में उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसका आउटकम क्या है, तो यह हमारे ध्यान में होना चाहिए। कोई कविता अपने समाज को साथ कैसे साथ लेकर चलती है, कोई कविता जब कोई कवि उस कविता को लिखता है तो कैसे वो समाज से मुठभेड़ करता है, फिर कैसे वो कविता में उन सारे चित्रों को लेकर उपस्थित होता है। मैं समझता हूं निराला भी उस युग धर्म का पालन कर रहे थे और पूरे समाज को वे बादल से कैसे जोड़ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, और जो हम लोगों ने आपसे संवाद किया मैंने, उसके द्वारा भी आप समझे होंगे। मित्रों, मैं समझता हूं कि कविता जब संवाद करती है तो वह जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। और शायद यह काम निराला उस कविता के संवाद के माध्यम से हमारे सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं और उसको बदलने की मांग करते हैं, और उसमें उसकी जो भूमिका है वो बादल से जोड़ के देखते हैं। और आप लोगों ने इस भावभूमि के साथ ये कविता कैसे समाज को परिवर्तन करती है, आप लोगों ने सुना, पढ़ा, जाना, और मैं समझता हूं यह व्याख्यान आपके लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको नमस्ते और धन्यवाद देता हूं।